हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब क्लास एनी स्टडी। तो आज का जो टॉपिक है वो वैदिक संस्कृति का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे लेवल 5 से। आज लेवल 5 टू लेवल 8 हम लोग करने वाले हैं। तो लेवल 5 में टोटल 10 क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सूची 1 में दिया गया है और इसे सूची 2 से मैच करना है। तो जो ऋग्वेद है ना, ये किसके लिए है? ये स्रोत एवं प्रार्थनाओं के लिए है, ठीक है। यजुर्वेद जो है वो स्रोत एवं कर्मकांड के लिए है। सामवेद संगीत के लिए है और अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के लिए है। यानी कि हो गया ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, सतुत्री, सरस्वती, गंगा। तो ना सबसे अगर अधिक वर्णित बोले तो सिंधु होगा। तो देखिए ऋग्वेद में ना टोटल 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो है सिंधु नदी। इसका वर्णन बहुत बार हुआ है। और जो सरस्वती नदी है ना, ये ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। तो अगर बोला जाए कि सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद की वो है सरस्वती। अगर बोला जाए सबसे उल्लेखित नदी तो हम लोग बोलेंगे सिंधी। तो सरस्वती नदी को ना नदियों की माता यानी कि नदीतमा कहा गया है। और गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार हुआ है, ठीक है। और शतुत्री जो है ना, इसे हम लोग आजकल सतलुज नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे काशी के, कैकय के, पांचाल के, विदेह के। तो चलिए आप लोग अपना आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैकय देश के ये राजा थे, ठीक है। कैकय देश के अश्वपति नाम का राजा था। वो बड़ा सदाचारी, प्रजावत्सल और उच्च कोटि का ब्रह्म ज्ञानी था। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नाचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, निपद उपनिषद या कैन्य उपनिषद। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कठोपनिषद उपनिषद में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक नदी कुभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? देखिए ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। अफ़गानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या पंजाब में। तो वैदिक नदी जो कुभा है ना, ये हमें अफ़गानिस्तान से, एक होता है कुभा और एक और है, वो दोनों ही अफ़गानिस्तान के स्थान पर निर्धारित है, ठीक है। तो काबुल नदी एक 700 किलोमीटर लंबी नदी है, जो अफ़गानिस्तान में हिंदू कुश पर्वतों की संगलाक श्रृंखला से शुरू होकर पाकिस्तानी के अटक शहर के पास सिंधु नदी में विलय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सांख्य दर्शन। ये बिल्कुल देखिए सही आंसर है। तो कपिल प्राचीन भारत के एक प्रभावशाली मुनि थे और इन्हें सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कई लोग इन्हें अनिश्वरवादी मानते हैं, लेकिन गीता में इन्हें श्रेष्ठ मुनि कहा गया है। कपिल ने सर्वप्रथम विकासवाद का प्रतिपादन किया और संसार को एक क्रम के रूप में देखा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला से, अतरंजी खेड़ा से, कौशाम्बी से या हस्तिनापुर से। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अतरंजी खेड़ा। ये बिल्कुल सही आंसर है। इनमें मात्र 78 ही नहीं अन्य ऋग्वेद से ली गई है। भगवान कृष्ण ने वेदों में अपने को सामवाद कहा है। यानी कि अगर भगवान कृष्ण जो है ना, वो अपने आप को वेदों में साम्यवाद कहे हैं। शाम का अर्थ होता है ज्ञान। इसके मंत्रों को गाने वाले उदात्ता कहा जाते थे। प्राचीन ग्रंथों में सामवेद में गौरव की गाथा मिलती है। भारतीय संगीत पर यह प्राचीनतम ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद। तो हमारा ऑप्शन ई सही है, भागवत। ये प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। देखिए क्वेश्चन हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, जिनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का तात्विक विवेचन है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्बाकाचार्य आदि शंकराचार्य रामानुजाचार्य माधवाचार्य आदि बड़े बड़े गुरुओं ने ऐसा करके ही अपने मत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से। तो कर्म का सिद्धांत ना मीमांसा से, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा दर्शन हिंदुओं के 6 दर्शनों में से एक है। इस शास्त्र को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए मेरा 10 आउट ऑफ 10 आया है और टोटल 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने लेवल 6 की। और लेवल 6 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें 2 सूची अगेन मिला है। सूची 1 में हमारा वेद है और सूची 2 में है कि उस टाइम में मतलब किस चीज़ को ज़्यादा मतलब प्रचलन में था। ठीक है, तो अथर्ववेद में मैंने बताया था ना, इसमें ना ज़्यादा वो मतलब जितना अंधविश्वास की चीज़ें होती थी ना, इस चीज़ में वो ज़्यादा प्रचलन में था। ऋग्वेद में आपका जो था उस टाइम में था जैसे कि स्रोत वगैरह से। यजुर्वेद में जो था हवन कुंड वगैरह ये सब थे। और सामवेद जो है संगीत के लिए। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन किससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, जो कि है अथर्ववेद औषधियों से संबंधित। ठीक है, ऋग्वेद जो है हमारा ईश्वर महिमा से संबंधित है कि उस टाइम में ज़्यादा मंत्र वगैरह तो भगवान के लिए हम लोग यूज़ करते थे ना। यजुर्वेद जो है वो हमारा बलिदान विधि के लिए है, क्योंकि इसी में हमारा हवन कुंड, बलिदान विधि, ये सब जितने भी आए हैं ना, कर्मकांड विधि, ये सब ना यजुर्वेद में ही आए हैं। और सामवेद तो संगीत के लिए है। ये भी ऑप्शन सही है। देखिए अगर ना मानिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि कौन सा वेद में कौन सा रिलेट करे, तो देखिए एक दो ना आप श्योर रहिएगा। एक तो सामवेद संगीत हमेशा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डी का 4 2 ऑप्शन में, तो इससे क्या होगा ना, कम से कम 2 आंसर जो है ना वो हट जाएगा, अब 2 ही बचेगा। अब नेक्स्ट आप क्या याद रख सकते हैं, तो जैसे कि देखिए अभी मेरा आना है यहाँ पे अथर्ववेद औषधियों से संबंधित, ये अभी हमें मतलब एक नया मिला। ठीक है, जैसे कि ना बलिदान विधि या फिर कर्मकांड विधि, ये सब ना यजुर्वेद से रिलेटेड ही रहेंगे। ठीक है, तो ये सब ना ऑप्शन से भी आप आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा या धर्म। तो ये जो चरक संहिता है ना, ये हमारा चिकित्सा से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। तो देखिए सही आंसर है। तो चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में है। इसके उपदेशक अत्रिपुत्र, पूर्णवर्षु, ग्रंथकर्ता अग्निवेश और प्रतिसंस्कारक चरक हैं। ठीक है, चरक अतरंजी खेड़ा जो है ना, ये उत्तर प्रदेश के पास में है। ठीक है, वहाँ एक सहायक काली नदी के तट पर स्थित है। इसकी जो खोज हुई थी ना, ये 1961 से 1962 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। कनिंघम ने चीनी यात्री युआनच्वांग द्वारा उल्लेखित पीलोशान नामक स्थल का अतरंजी खेड़ा से स्मरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन 8 है, ये है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा सामवेद, यानी कि ऑप्शन बी हमारा देखिए बिल्कुल सही आंसर है। सामवेद में टोटल 1549 ऋचाएँ हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के 2 प्राचीनतम आधारभूत ग्रंथ हैं जो काल के गाल में समाने से बचे रह गए हैं। भारतीय चिकित्सा विज्ञान के 3 बड़े नाम हैं, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता तथा वाग्भट का अष्टांग संग्रह आज भी भारतीय चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद के मानक ग्रंथ है, यानी कि आज भी बने हुए हैं, ये विलुप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो अभी मैंने बताया ना, जैसे कि यज्ञ संबंधी में क्या होगा, हम लोग किसके बारे में जानेंगे, कर्मकांड के बारे में जानेंगे या फिर कोई भी विधि विधान के बारे में जानेंगे, कुंड के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये सब किस में मिलता है, तो ऋग्वेद से तो हमारे श्लोक वगैरह मिलती है। ठीक है, सामवेद से संगीत होता है, ब्राह्मण ग्रंथों से भी नहीं होगा। तो हमारे ऑप्शन डी जो है यजुर्वेद, ये जो है ना बलिदान विधि, कर्मकांड विधि या फिर जितना यज्ञ संबंधी विधि विधान है ना, ये सारे यजुर्वेद में ही हमें पता चलते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगर बात की जाए तो ये हिंदू धर्म के 4 पवित्रतम ग्रंथों में से एक है और अक्सर ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है। इसे ऋग्वेद के 663 मंत्र पाए जाते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है वैदिक युगीन सभा
ठीक है। गाँवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो वैदिक युग की जो सभा था ना, ये मंत्री परिषद थी, ऑप्शन सी जो हमारा बिल्कुल सही है। तो वैदिक युग की अनेक जनतांत्रिक संस्थानों में सभा थी, सभा के साथ ही एक दूसरी संस्था थी समिति और अथर्ववेद। इन दोनों में प्रजापति की इन दोनों को प्रजापति की पुत्रियाँ कहा गया था। अगर क्वेश्चन है कि प्रजापति की जो 2 पुत्रियाँ उनका नाम, तो हम लोग क्या बोलेंगे, समिति और अथर्ववेद। ठीक है। इससे यह प्रतीत होता है कि तत्कालीन वैदिक समाज को ये संस्थाएं अपने विकसित रूप से प्राप्त हुई थी। उसका तात्पर्य सभा स्थल और सभा की बैठक दोनों से ही से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो थी ना, वो गणतंत्र थी, यानी कि हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। तो वैदिक काल में जो शासन प्रणाली चलती थी वो कैसी चलती थी, वो गणतंत्र शासन प्रणाली चलती थी। अब क्वेश्चन 6 है हमारा, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीनतम बोलेंगे तो ऋग्वेद, अगर सेकेंड प्राचीनतम बोलेंगे तो यजुर्वेद, और अगर सबसे नवीनतम बोलेंगे तो वो अथर्ववेद है। ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और इसमें अगर बात की जाए मंत्र कितनी है, तो इसमें टोटल 10,627 मंत्र है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा या योग। तो कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो वो है सांख्य, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय दर्शन के 6 प्रकारों में से सांख्य भी एक है, जो प्राचीनतम काल में अत्यंत लोकप्रिय तथा प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में या मौर्य युग में। तो कौन से युग में हुई है, तो वैदिक युग में हुई है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, मृदभांड, आभूषण, बढ़ईगिरी या लोहार। तो कौन सी ऐसी दस्तकारी है जो व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो वो शायद लोहार है या फिर मृदभांड। तो हम लोग ऑप्शन डी में टिक करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, लोहारगिरी। तो लोहार जो होता है ना, वो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, उस व्यक्ति को लोहार कहते हैं जो लोहा या इस्पात का उपयोग करके विभिन्न वस्तुएं बनाता है। ठीक है। तो हथौड़ा, छैनी, भाथी आदि औजार का प्रयोग करके लोहार, फाटक, ग्रिल ये सब जो बनाता है ना, तो इन्हें हम लोग लोहार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें 2 सूची दी गई है और इसे आपको संबंधित वेद से आपको मैच करना है। ठीक है। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद या शिल्पवेद। ठीक है। तो यहाँ पे है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। ठीक है। तो चलिए, तो इसमें ना हमारा ऑप्शन ए सही है, जो है आयुर्वेद से ऋग्वेद, धनुर्वेद से यजुर्वेद, गंधर्ववेद से सामवेद और शिल्पवेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, मेरा यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया लेवल 6 का, इसमें मेरा 10 आउट ऑफ 10 आया है। आप लोग भी अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। और मैंने इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है, तो जिन्होंने भी नहीं देखा वो मेरे डिस्क्रिप्शन से जाके या फिर कमेंट सेक्शन से जाके वीडियो को देख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं लेवल 7 की ओर। लेवल 7 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि जो हमारा 2 से 7वां मंडल तक का जितना भी मंडल है, इसे हम लोग वंश मंडल या गोत्र मंडल कहते हैं। और जो हमारा पहला मंडल और अंतिम मंडल है ना, इसे हम लोग नवीनतम मंडल कहते हैं। ठीक है। तो ऐसा मतलब कि कहा जाता है कि जो पहला मंडल है और जो 10वां मंडल है, ये लास्ट में जोड़ा गया है। तो पहला और लास्ट वाला को हम लोग नवीनतम मंडल, और बीच में 2 से जो 7वां मंडल तक का है उसे हम लोग वंश मंडल या गोत्र मंडल कहते हैं। यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो ये तो हमें पता है ना कौन सा वेद में, तो वो है अथर्ववेद, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को, भाषा समूह को, यायावरी जन को या जाति समूह को। तो मैंने आर्य शब्द के बारे में बताया था ना, ये श्रेष्ठ या कुलीन वंश को इंगित करता है। ठीक है। तो श्रेष्ठ या कुलीन, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, श्रेष्ठ वंश को। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है। अगर बोला जाए आर्य कहाँ से आए थे, तो मैक्स मुलर के अनुसार जो आर्य है वो मध्य एशिया से आए थे। इनकी भाषा क्या है, संस्कृत है। ठीक है। और ये कौन सा सभ्यता का निर्माण किए थे, ये वैदिक सभ्यता का निर्माण किए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, 7, 8, 9 या 10। तो ऋग्वेद में ना टोटल 10 मंडल है, ठीक है। और पहला और अंतिम यानी कि 10वां मंडल जो है ना उसे हम लोग नवीनतम मंडल कहते हैं, क्योंकि ये ना बाद में जुड़ा है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए ऋग्वेद सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म का क्या स्रोत है, इसमें 1028 सूक्त है जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है। चलिए ये जो है ना ऋग्वेद हमारा सर्वप्रथम ये वेद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य भारत में संभवतः आए, तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना, कहाँ से आए हैं, यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से या फिर अन्य क्षेत्रों से। तो ये मध्य एशिया से आए हैं और ये किनके अनुसार कहा गया है, तो मैक्स मूलर के अनुसार कहा गया है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ये मध्य एशिया से आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वेद औशंत गद्य रूप में भी रचित है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो कौन सा वेद जो है गद्य रूप में, तो याद रखिएगा जो यजुर है वो गद्य है और जो ऋग है वो पद्य है, ठीक है। तो गद्य बोला है तो गद्य हमारा यजुर्वेद यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो याद रखिएगा ऋग्वेद बोला जाए तो पद्य हो जाएगा और यजुर्वेद बोला जाए तो गद्य रूप हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में। तो अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन पढ़ा भी था, तो वो अथर्ववेद हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है अथर्ववेद में सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, सभा, समिति, विदत या परिषद। तो ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था जो थी वो विदत थी, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। जो ये रौथ जो थे, रौथ के अनुसार विदत संस्था सैनिक, असैनिक तथा धार्मिक कार्यों से संबंधित थी। इसी कारण केपी जायसवाल विदत को एक मौलिक बड़ी सभा मानते हैं। रामशरण शर्मा इसे आर्यों की प्राचीनतम संस्था मानते हैं और उनका मानना है कि ऋग्वेद में विदत का उल्लेख 22 बार हुआ है। आपके अनुसार विदत ऐसी संस्था थी जो युद्ध में लूटी गई वस्तुओं अथवा उपहार और समय समय पर मिलने वाली भेंटों की सामग्रियां का वितरण करती थी। ऋग्वेदिक काल में स्त्रियां भी सभा और विदत में भाग लेती थी। इस प्रकार सभा, समिति, विदत और परिषद वैदिक राजतंत्र में सहायक के रूप में काम करती थी। ऋग्वेद तथा इस पर लिखे गए ब्राह्मण एवं ऐतरेय ब्राह्मण दोनों में राजा के निर्वाचन संबंधित सूक्त पाए गए हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण या पंचवीस ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक जो प्राचीन है ना वो है शतपथ ब्राह्मण, यानी कि ऑप्शन जो बी है हमारा सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं कान्व व माध्य नंदनी से संबंध है, ठीक है। यह सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ, शतपथ ग्रंथ जो है ना, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है ना वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। इनकी जो रचयिता है वह याज्ञवल्क्य को माना जाता है। तो शतपथ ब्राह्मण के अंत में एक उल्लेख है जो एक यहाँ पे लिखा गया है, श्लोक है, तो इसका मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रही हूँ, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन मिलता है और 6 से 10 कांड तक को शांडिल्य कांड कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और, जो है अंतिम क्वेश्चन, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या फिर शुद्ध काल में। तो ये ना ऋग्वैदिक या उत्तर वैदिक काल में, तो ऋग्वैदिक काल में ऑप्शन ए ये मेरा बिल्कुल गलत आंसर है। तो गोत्र व्यवस्था का प्रचलन भी उत्तर वैदिक काल से ही प्रारंभ हुआ माना जाता है। तो एक मेरा गलत हो गया, तो चलिए कोई बात नहीं, गलत होना भी चाहिए, हम लोग गलती करके ही सीखते हैं। तो इसका जो लास्ट रिजल्ट है वो 9 आउट ऑफ 10 है, तो मेरा एक गलत है और 9 मेरा सही है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट लेवल जो है लेवल 8। इसका पहला क्वेश्चन है अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह, निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण पुरुष के साथ नारी के साथ विवाह, उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, यानी निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो जो अनुलोम विवाह है ना इसमें हो जाएगा जिसमें पुरुष ऊंचा हो और स्त्री जो है निम्न हो, ठीक है, यानी कि उच्च वर्ण पुरुष हो और निम्न वर्ण नारी हो, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल, यानी कि जो पुरुष है वो उच्च जाति का हो, जो नारी है वो नीचे जाति का हो, इसे ही हम लोग अनुलोम विवाह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिलोम विवाह, तो इसका बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, जिसमें नारी उच्च हो जाएगी और पुरुष निम्न हो जाएंगे। जैसा कौन सा ऑप्शन है, तो देखिए हमारा ऑप्शन जो डी है, जब निम्न वर्ण का पुरुष
नहीं, ये नहीं है। जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव कहा जाता है गेहूं को, जौ को, चावल को, यानी में से कोई नहीं। तो वैदिक युग में जो यव होता था ना, वो हम लोग जौ को कहते थे, यानी कि ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल सही आंसर है। ये ना उस वक्त का सबसे मुख्य अनाज था। ठीक है, और ये शाकाहार का प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, चावल, गेहूँ, जौ या कपास। तो जो व्रीहि शब्द है ना, ये मेरा गेहूँ के लिए मेरा ये प्रयुक्त हुआ था, सॉरी नहीं, ये चावल के लिए प्रयुक्त हुआ था। ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल सही आंसर है। तो व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ था। ठीक है, देखिए, धान को धानी कहते थे, चावल को व्रीहि, अन्न को कहते थे, धान का खेत को कहते थे व्रीहि, और चावल का बीज या दाना को कहते थे व्रीहि। ठीक है, यानी कि व्रीहि शब्द धान, चावल, अन्न, धान का खेत, चावल का बीज या दाना को कहते थे। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू, यज्ञ, स्तुति या दर्शन। तो अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर कि अथर्व ना जादू टोना, जितने भी मतलब कि जादू टोना वगैरह जितने भी होते हैं ना, ये सारे जो हैं अथर्ववेद से ही संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें 2 सूची दी गई है और इसका आपको मिलान करना है। शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त या छंद। ठीक है, ध्वनि शास्त्र, कर्मकांड, सप्तव्युक्ति या शास्त्र, छंद शास्त्र। तो चलिए, इसका आंसर ना आप लोग दीजिएगा और मैं इसे क्वेश्चन के लास्ट में ऐड कर दूंगी, और इसका आंसर ना मैं कल कमेंट सेक्शन में ऐड भी कर दूंगी। तो जिन्हें भी इनका आंसर पता है वो लोग जरूर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो अष्टाध्यायी जो है ना, ये किनके द्वारा लिखा गया, तो हम लोग को ना ये बिल्कुल याद हो गया है, अष्टाध्यायी पाणिनि। ठीक है, तो ऑप्शन डी में हमारा पाणिनि है। गौतम, कपिल, पतंजलि आंसर नहीं है, पाणिनि हमारा सही आंसर है। इनका ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो पाणिनि जो है ना, संस्कृत व्याकरण शास्त्र के सबसे बड़े प्रतिष्ठाता और नियामक आचार्य थे। इनका जन्म पंजाब के शालातुला में हुआ था, जो आधुनिक पेशेवर जो अभी पाकिस्तान के करीब है। तो वहाँ पे भारत के कांधार में इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, इनके व्याकरण को अष्टाध्यायी कहते हैं। और अष्टाध्यायी जो है मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें बहुत प्रकार के भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, इनकी सबसे पुरानी है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति या पाराशर स्मृति। तो सबसे पुरानी स्मृति जो है ना, या सबसे प्राचीनतम, वो है मनुस्मृति। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, रामायण, महाभारत, गीता या भागवत पुराण। तो जो यव है ना, ये जौ को कहा गया, यानी ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल सही आंसर है। तो वैदिक काल में यव जौ को कहा जाता था। जो यव था, यह मुख्य अनाज था, शाकाहार का प्रचलन था और सोम रस का प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्रीहि शब्द किसके लिए उपयोग किया गया है, चावल, गेहूँ, जौ या कपास। जो व्रीहि शब्द है ना, ये गेहूँ के लिए, यानी ऑप्शन बी मेरा। तो जो आदि काव्य है ना, इसकी संज्ञा जो दी गई वो रामायण को दी गई, इनका ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगर बोला जाए रामायण किनके द्वारा लिखी गई है, तो कवि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। और ये संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य है। इसमें 24 श्लोक हिंदू स्मृति का वह अंग है जिसके माध्यम से रघुवंश के राजा राम की गाथा कही गई है। रामायण के 7 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। तो अग्निदेव कहते हैं कि जो वशिष्ठ जी थे ना, वो देवर्षि नारद से यह कथा सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने विस्तार पूर्वक रामायण नामक महाकाव्य की रचना की थी। यानी कि जो महर्षि वाल्मीकि ने ये जो रामायण लिखी थी ना, ये किनसे सुन के लिखी थी, ये कथा जो थे देवर्षि नारद जी से सुनकर लिखी थी। जो कोई भी इसके प्रसंग सुनता है वह स्वर्ग लोक को हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या वायु पुराण। तो सबसे प्राचीनतम जो पुराण है ना, वो है मत्स्य पुराण। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, मत्स्य पुराण में भगवान श्रीहरि के मत्स्य अवतार की मुख्य कथा के साथ अनेक तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें जल, प्रलय, मत्स्य व मनु के संवाद, राजधर्म, तीर्थ यात्रा, दान महात्म्य, प्रयाग महात्म्य, काशी महात्म्य, नर्मदा महात्म्य, मूर्ति निर्माण महात्म्य एवं त्रिदेवों की महिमा आदि पर भी विशिष्ट प्रकाश डाला गया है। 14,000 श्लोकों वाला यह पुराण भी एक प्राचीन ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ, मत्स्य पुराण है। देखिए, अब हम लोग देखते हैं, हमारा रिजल्ट आ गया 10 आउट ऑफ 10 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरह हमारा टोटल 40 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और जो नेक्स्ट होगा वो होगा 9, 10, 11, 12 पार्ट 3, जो इसका वैदिक सभ्यता का लास्ट पार्ट रहेगा।
तो जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और हड़प्पा सभ्यता का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड रहेगा। और आप लोग अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आपका 40 आउट ऑफ में कितना आया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।